हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं देख रहा हूँ यहाँ राजेश, श्रीनाथ, जय, अशफाक, नमस्कार सबको। आज ये फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे हम लाइव रहेंगे घंटे भर तक। आप लोग के पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। अभी बस कुछ ही मिनट में 11 बजे स्टार्ट करेंगे। आपके क्वेश्चंस भी आंसर होंगे। आधे घंटे आधे घंटे कुछ बेसिक पॉइंट्स करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस आंसर करेंगे। प्रेम ठाकुर, नमस्कार। हेलो। ये आज एंटी डोपिंग पे वी आर टू गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटी डोपिंग रेजीम। इसलिए आपके आप लोग एथलीट्स हैं, कोचेस हैं, सपोर्ट पर्सनल हैं, जो भी हैं, सब लोग यहाँ पर इसका फायदा उठाते हैं। और डिस्कशन हम आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और आई होप यू आर सेफ जहाँ हैं, आप लोग ध्यान रख रहे हैं अपना। क्योंकि दो कैमरेस पे चल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी, तो दोनों मोड्स में हमें। बस हमें 1 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं, 11 बजे। सो वी विल स्टार्ट 11, जस्ट अबाउट अ मिनट फ्रॉम नाउ, देन वील गो फुल्ली लाइव। सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो। आज का ये इनिशिएटिव जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम एंटी डोपिंग पे आप लोग को अवेयरनेस दे रहे हैं। आप आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। दिस इज अ वेरी टफ टाइम फॉर एवरीबडी। ऑल ऑफ यू आर इंडोर्स सेल्फ। और इंस्टाग्राम पे दोनों पे लाइव हैं, तो ये दो कैमरेज के बीच में हम थोड़ा स्विच करेंगे। और ये बहुत आजकल के ज़माने में हम अपनी हेल्थ पे इतनी प्रायोरिटी रख रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स जो आज के दिन में बाहर खेल नहीं पा रहे, दे आर नॉट बीइंग एबल टू ट्रेन, दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंटी डोपिंग रेजिम। सो उसी की इस घंटे भर में हम लोग इस टाइम को बांटेंगे। फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर वी about what the anti-doping regime is, and what are your duties and responsibilities, and for the next we can take up some questions as we go along. I will
try and cover up whatever comments I'm getting on, but it's better that we go in this flow. So the health is a severe priority for any athlete. I mean, and that thing, what your achievement is based on perfect fitness, and therefore it is important as a matter of principle, which is a complete no in sport. ये बिल्कुल प्रायोरिटी है कि हम स्पोर्ट्स को बिल्कुल क्लीन रखें, और ये लिया जा रहा है। तो आप कर सकते हैं, चाहे एथलीट हो, एथलीट सपोर्ट, और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन से कनेक्टेड हैं, गवर्नेंस में है, पॉलिसी में है, हम चाहेंगे कि वो सब भाग लें। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको अवेयर होना है कि ये एक बहुत स्ट्रिक्ट एंटी डोपिंग रेजिम है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स में जो स्पिरिट है स्पोर्ट की, वो फेयरनेस पे बेस्ड है। तो इसमें हम किसी किस्म का आप या आपके चीटिंग करते हैं, चाहे प्रेजेंस की हो, आपके सब बॉडी में प्रेजेंस है, या आप टैंपर करते हैं, या आप किसी चीज को अवॉइड करते हैं, कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को, उस रेजिम में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपके बॉडी में स्पोर्ट्स पर पाया जाएगा तो उसके लिए आपके पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। इसमें आप ही को प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज क्यों आई, आपकी गलती थी, और अगर आपके ऊपर सैंक्शन आता है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर हम वी विल ट्राई एंड give you an idea of what the anti-doping framework is. Now, the anti-doping framework starts from at the international level, WADA, which is the World Anti-Doping Agency. और WADA ऊपर सारा कंट्रोल करती है, और हर कंट्री में उस नेशन की, उस कंट्री की एक हमारे नाम है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। और नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी के नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन आती हैं, ये एज अ मैटर ऑफ लॉ एंड रूल है। और नेशनल कॉम्पिटिशन, कई सारे प्लेयर्स करीबन ये नाडा की जिम्मेदारी होती है कि आपका सैंपल कलेक्ट करे, जो एक टेस्टिंग लैबोरेटरी है नाडा से कनेक्टेड, उसको वाडा की एक्रेडिटेड है, उसको टेस्टिंग कराए, उसका रिजल्ट आए, और फिर आप पे अगर कोई कार्यवाही होती है तो उस पर आपकी कार्यवाही करे। एक बहुत जरूरी चीज है, ये जो सारा टॉक है, या ये हम जो जान कर लेते हैं डोप, उनके लिए ये नहीं है। ये खाली उनको बताने है कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, और इसमें भी आपका एस्केप नहीं है, नहीं है। तो अगर कोई कॉन्शियसली, और अगर कोई किसी के गाइडेंस या कुछ ले रहा है और जानता है, इसकी जानकारी है कि ये आपका प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आप ले रहे हो, तो ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली। What happens is that a lot of times you don't even know taking it, or that you're misguided, or that you take it from various like food, nutrition, medicines, और आपकी केयरलेसनेस रही कि आप पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं लिए। तो ये सारे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। अब नाउ लेट अस स्टार्ट द बेसिक पॉइंट कि ये सारे जो सब्सटेंसेस जो प्रोहिबिटेड हैं, दीज आर इन अ प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड लिस्ट वाडा हर साल रिन्यू करके इशू जनवरी में करता है। द लेटेस्ट अवेलेबल ऑन द वाडा साइट एज वेल एज द नाडा वेबसाइट। जो स्टेटस हैं और जो जानकार भी हैं और
जो हैं उनको मैं पुश करूंगा और कहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है वाडा और नाडा, उस पे जाइए, देखिए और डिटेल करिए, क्योंकि हम सब कुछ तो 1 घंटे में नहीं कवर कर सकते. What is this? Now this list has two sets of uh, prohibitions. One is substances which are prohibited in competition, and those substances which are prohibited out of competition. I think all of you are sports people understand what in competition and out of, and some substances you will see various categories. In those categories, you'll have to see substances are prohibited in what situation and in what sport. Some substances are prohibited in particular sports and not others. So when you see the list, please see it carefully when you refer to the list. The other point about the list is that it is dividing the substances which are prohibited into two parts. One, specified substances, जो नॉन स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस. थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी मुद्दा है. स्पेसिफाइड सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारे या मेडिसिन में एक्सीडेंटली कंज्यूम कर सकते हैं एथलीट, जो कॉमनली फाउंड होते हैं, और इसलिए इनका डीलिंग, इनकी सैंक्शन और इनका सारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा माइल्डली डील होता है. ना कि आपको सैंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस चीज में हम बाद में आएंगे, लेकिन ये करिएगा कि ये जैसे कि कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे है एक तरह से टर्ब्यूटेलिन अब कई सारे कफ सिरप्स में होता है, एक एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकोडाइलेटर है. कई एज अ लॉयर आई हैव अपीयर्ड फॉर अ नंबर ऑफ एथलीट्स and these cough syrup cases have been, for example. Now how to deal, we will come to that. या एस्थमा मेडिसिन है, आपको किसी ने बताया नहीं, सैल्ब्यूटामॉल है या कोई है, कि भाई ये स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस है, टेक्निकली प्रोहिबिटेड है, टर्ब्यूटेलिन जैसे प्रोहिबिटेड है, लेकिन सिरप ले लिया, आपको पता नहीं चला या बताया नहीं गया या आपने ध्यान नहीं दिया. दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं नॉन स्पेसिफाइड सब्सटेंस होते हैं. नॉन स्पेसिफाइड सीरियस वाले सब्सटेंसेस हैं जो स्टेरॉइड्स की तरह होते हैं, जो स्टेरॉइड्स जैसे होते हैं, और these are the substances which are strictly prohibited and will bigger sanction, and the whole is very strict in that regard. So अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आप मेन मुद्दा मैं फिर से रिपीट करूंगा बार बार, कि एथलीट लायबिलिटी, जिसको हम लॉ में कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये टेस्ट में और आपकी बॉडी में अगर ये पाया गया कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, चाहे नॉन स्पेसिफाइड, तो ये आ जाएगा कि आप डोपिंग करी है, इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं. और अगर आपने डोपिंग करी जाएगी, उस कार्यवाही में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने गलती करी, केयरलेस थे, नेग्लिजेंट थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये आया कहां से सब्सटेंस, टू प्रूव वेयर द सब्सटेंस केम फ्रॉम. नाउ दैट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस होल एंटी डोपिंग regime. So therefore you have to be very careful at every step as an athlete as to what you are, whether it be nutrition, whether it be medicine, what are you consuming, what are you being given by your coach, what are you being given by a fellow athlete, because a lot of cases have come on sabotage. Sabotage is alleged, I won't say it has been proved, but there are lots of cases which come on medicines which have been taken carelessly, which have been given by doctors. So therefore it is important to note that. Now let us see two duties of an athlete. एक तो आपने
रखना है कि आपके अंदर क्या गया. That is one point which I have already made. The other important point is कि आपको whereabouts फाइल करने पड़ते हैं. ये कई एथलीट्स को पता होगा इस बारे में कि एक अगर आप रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में हैं, जिसको आरटीपी कहा जाता है, and this form is filled on a software called ADAMS, which is a centralized international software, and you usually get guidance from either your coach or your federation as to how to do this. Now, there have been lots of cases where there has been non-compliance on whereabouts. Please note that any non-whereabouts form attracts a penalty, attracts a sanction, 1 year, 2 years, whatever it might be. So you have to be very careful. You can't say that I will not care to tell if I'm part of the RTP that whereabouts. अब whereabouts फॉर्म में कई सारे डिटेल आती हैं कि आप कहाँ होंगे, हर दिन आप कहाँ होंगे, और वो whereabouts फॉर्म में बहुत सारी डिटेल है. We will not go into it right now. All the details can be addressed separately. Now, for example, you miss 3 testing attempts on you in a given year, for example. Sometimes a doping officer may come and you're not there, even though that you should be there, you ought to be there. Then you have attract a sanction. The second and the third, this was the second. The third duty for an athlete is regarding medicines. Now, let us deliberate a little bit more in detail, because a lot of cases regarding, in my experience, we've had so many athletes coming to us saying that, well, we didn't know, the doctor never told us, and the doctor didn't tell us. अब ये देखिए मुद्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम समझते हैं सब लैंग्वेजेस नहीं जानते, मेडिसिन नहीं जानते, तो एथलीट्स के लिए समझना कि भाई कौन सा फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, whether it is prohibited or not, is a very difficult. So there is a procedure provided in the WADA rules. The procedure is that you will have to get what is called a therapeutic use exemption, and that therapeutic use exemption is called a TUE. When you have to take a which contains a substance which is prohibited, so you have to make sure that before prior to a competition, or whenever you are planning to take a medicine, you must apply for a TUE. Now, the TUE is, there's a process of getting a TUE. There are various conditions which are relating to the TUE, which are again on the site and on the federation sites. अब कई बार जो ऐसे मैंने बोला कि एथलीट आते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें TUE नहीं लिया हमने, और हमने ये, हम बीमार थे और हमने दवाई ले ली, और उस दवाई से बाद में प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हमारी बॉडी में आया. अब हम इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा गौर देते हैं. अगर आपने इस बात करी कि आपने TUE नहीं लिया, और कई बार प्रैक्टिकली TUE नहीं ले पाते या कुछ हो जाता है, इमरजेंसी आती है. अगर इमरजेंसी आती है और आप जाके दवाई लेते हैं, तो रूल्स ये कहते हैं कि आप एक रेट्रो एक्टिव TUE के लिए अप्लाई कर सकते हैं. रेट्रो एक्टिव TUE का मतलब है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली आपको थेरेपेटिक यूज एग्जेम्पशन मिल सकता है, और आप बता सकते हैं कि किस कारणों से, किस वजह से हमने ये दवाई ली इमरजेंसी में. Sorry, I'm getting some messages that uniform. Well, it seems to be all fine here, so we'll just go ahead. I can't change much on the internet connection, so we'll just go ahead. Whoever is on Instagram or Facebook, and
I hope a substantial number can hear me. We're talking about medical substances. Now, आपको मैंने 4-5 एक पॉइंटर्स दे रहा हूं जहां आपको ध्यान रखना है कि आपने गलती से मेडिसिन ले ली, आपको पता नहीं था और आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी गलती नहीं थी. जब ये सब मुद्दे आते हैं डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल के सामने, ये सब इश्यूज आते हैं. पहली बात ये है कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या आपने उस फिजिशियन को, उस डॉक्टर को बताया कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड टेल number 1. Number 2, you must tell the doctor that prescription that you have, that he or she is a sports person, because then that confirmation is very important later. Thirdly, you have to ask the doctor that because you are a sports person, you cannot take any medicine which will have, and that might be in a prohibited list. Now, some doctors may be aware, sports doctors are obviously aware, but our general doctors may not be aware. Doctors in villages may not be aware. So what you need to do is to hopefully try and tell the doctor to please check whether the substance is on the prohibited list or not. There are various applications and various websites on which you can check whether a particular pharmacological substance or contains a particular prohibited substance. There's a particular website called globaldro.com, and there may be aware of. So that's the third part. Fourth part, अगर आपके पास कोई एंटी डोपिंग हेल्पलाइन के पास, then you can call the federation up for clarification, or you can call up your doctor, your team doctor, for clarification that this medicine that you're taking is prohibited. It has happened in cases where even the federation doctor has prescribed something out of mistake, something which contained a prohibited medicine. In which case, of course, when you state your defense, then you will tell them that, listen, I went to the team doctor, he gave me this, he ought to have known, I can't do anything about it beyond a point. But you must take these precautions and not simply walk into a doctor's place, say that I am unwell, he or she prescribes something, take it, go to a pharmacist, take the medicine and pop it in. What I've also suggested is that अगर आपकी एंटी डोपिंग हेल्पलाइन नहीं है फेडरेशन में, या कोई आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कोई ईमेल डाल दीजिए. कम से कम एक ईमेल में लिख दीजिए डिस्क्लोजर. सी, द पॉइंट इज दैट डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जितना डिस्क्लोज करोगे कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूं, और तो उसमें आपको बाद में फायदा होगा, क्योंकि आप फुल डिस्क्लोजर से जा रहे हो कि भाई मैं मेडिसिन ले रहा हूं. आपकी गलती नहीं मानी जाएगी फिर बहुत ज्यादा कि आपने कोई चीज गलत ली. So that, I think, is a very important thing when you take medicines. Also, please do not walk up to a pharmacy shop, and it has happened that people who have coughs, for example, walk up to a pharmacist, take a cough syrup. You have to tell the pharmacist कि भैया हम पर्सन हैं और हमारे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. अगर फार्मासिस्ट को नहीं पता है, और हो सकता है ज़्यादा, हमारी बड़ा देश है, अलग अलग किस्म की जगहें हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसके बाद ना हो तो ज़रूर अपने टीम डॉक्टर से या ईमेल के वास्ते उनको बताइए कि आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, आपने अर्जेंसी में ली है, कोई खास बात हो या प्रोहिबिटेड हो तो प्लीज़ बताया जाए. उससे क्या होगा कि बाद में जब आप डिफेंस कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि हमने पूरी प्रिकॉशन ली जितना पॉसिबल था. अब हम तो हमने क्या कहा, पहली बात कि एथलीट प्रूव करना पड़ेगा कहां से आया. तो कई बार आप कुछ सब्सटेंस ले रहे हैं और न्यूट्रिशन का ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि उसके जो डब्बा है उसको साथ में रखिए, उसको रिटेन करके थोड़ा रखिए, क्योंकि
प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आ रहा है अडल्ट्रेशन से या कंटामिनेशन से, तो वो डब्बे को आपको बाद में टेस्ट करा के बताना पड़ेगा कि इधर से हमारा सब्सटेंस शायद आया। कई बार एथलीट कहता है कि मैंने 6 महीने पहले कुछ लिया था, कुछ आया, मुझे पता नहीं। So these are all difficulties. Make your life easier and but much more organized, so that you do not get sanctioned for something which is not your mistake. Now, what is the doping control process? Just let us spend a few minutes on what is the doping control process. ये 5 है। पहले एथलीट सिलेक्शन होता है, फिर एथलीट को नोटिफिकेशन दिया जाता है कि टेस्ट होंगे, फिर कलेक्शन होता है सैंपल का, फिर उस सैंपल की एनालिसिस होती है और उसके बाद रिजल्ट आता है। तो सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, रिजल्ट। सो अब नोटिफिकेशन में जब डीसीओ, डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर आपके पास आता है इन कंपटीशन, आउट ऑफ कंपटीशन, तो आपकी राइट बनती है कि आपको अपनी सारी राइट्स के बारे में बताया जाए। डीसीओ को कायदे से सब कुछ आपको बताना चाहिए। और इसमें कई बार लैंग्वेज के इशू या हैं जहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लैंग्वेज नहीं समझ रहे आपकी, शायद भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग भाषाएं हैं, एथलीट्स may not be told, sometimes some athletes may not be very literate, or whatever it might be, you have a right to ask for an interpreter or a language issue if there's a problem. Have some representative with you if it's an issue. The second thing is about collection. Now this is very important. The collection of the sample, which is typically a urine sample, should happen in the presence of a DCO. जो डीसीओ जब होता है, जब आपको वो बॉटल्स जिनमें आपका सैंपल ले रहा है वो आपको दिखाएगा, और वो 2 सैंपल लिए जाते हैं, ए और बी सैंपल, और ए और बी सैंपल में 2 अलग अलग बॉटल्स में लिया जाता है। तो जब आपको किट दिखाया जाता है उसमें करना होता है कि ये कोई क्रैक्ड या टैम्पर्ड या कोई टैम्पर्ड वेसल तो नहीं है जिसमें आपका सैंपल ले रहे हैं। और वो प्रोसेस, वो ड्यूटी बनती है डीसीओ को आपको दिखाने की। और आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको 2-3 किट दिखाए जाते हैं, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कोई बायस ना हो आपके अगेंस्ट। फिर सैंपल के समय कई बार एक पार्शियल कलेक्शन का इशू आता है जहां पूरी नहीं होती उस समय, तो आप पार्शियल कलेक्शन होता है, उसका भी डीसीओ को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक फुल सैंपल कलेक्शन नहीं हो जाता तब तक उसका एक पार्शियल कलेक्शन किट होना चाहिए उनके पास, और वो पार्शियल कलेक्शन किट टेम्परेरीली सील होकर फिर फुल कलेक्शन के बाद फुल्ली सील होता है। तो ये भी ध्यान रखें कि कहीं आपका सैंपल खुला ना रहे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब सैंपल लिया जाता है और जब तक टेस्ट के लिए नहीं जाता तब तक बिल्कुल सील्ड सिचुएशन में होना चाहिए, जैसे कि there is no allegation of tampering or any conspiracy. So the seal, when you actually put the seal on the A and the B bottles, it is very important that you check it and make sure that the seal is done. At this stage, one very, very important thing which you must note is the doping control form. Now, the doping control form, what we call the DCF, is filled in by the DCO in consultation with the athlete. कई बार एथलीट लिटरेट नहीं है या लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि मुझे। और डीसीएफ में टाइम ऑफ कलेक्शन, डिटेल ऑफ मौजूद है, कौन विटनेस है, कौन डीसीओ है, ये सारा डिटेल लिखनी चाहिए। एक पेज का फॉर्म होता है, उसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, जिन लोग का हो चुका है उन लोग को अंदाजा होगा। कई बार एथलीट जल्दबाज में डीसीएफ पे ध्यान नहीं देते। मेरा ये एडवाइस है आपको कि डीसीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस यू साइन ऑन द डीसीएफ एट द बॉटम, it is considered that you have in the collection process. Therefore, if there is something wrong
in this, or if you have a doubt, it is very important that you mention it maybe on the form or write a comment on the form. And if you can't do it, maybe just write a mail to your federation or to NADA the next day that there was some difficulty, there was some discrepancy in the process. The other important thing is about filling in your details on the doping control form. So the doping control form, there are lots of details about the medicines or any supplements you are taking. It's a box on the DCF. वो बॉक्स में कई बार बड़ा जनरल शब्द लिख दिए जाते हैं कि कॉमा मेडिसिन्स, ये गलत है, और अगर कोई डीसीओ आपसे ये कहता है करने को तो वो भी गलत है. कायदे से आपको फुल डिस्क्लोजर उस समय करना है कि आप उस समय क्या खा रहे हैं और उस समय आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं. All that will have to be declared on the doping control form. What happens is that if you don't declare it, then later the disciplinary authority does not give you a bit of doubt that you were actually not trying to hide it. The disciplinary did not declare it for a particular substance in your system. So let's just take the case of Wituli. And you did not declare that you were having a cough syrup. Then the disciplinary authority will presume that you were trying to hide the fact that you were taking a terbutaline in some form or manner. Later on, if you come and say that, oh, I was taking a cough syrup, it didn't matter, and I didn't declare it, that may not be completely accepted. So the doping control form has to be carefully done. If you need help from a representative, a coach, or whatever, you can take it, and please ensure that you discuss it completely with the doping control officer. Now let's move ahead. After the collection, जब आपने bottle seal कर दी, तो सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है, और वो सैंपल कायदे से with full chain of custody, what we call a proper chain of custody, the doping control officer must ensure that it reaches NADA office or the NDTL, which is the testing laboratory, in a proper form and well maintained. Sometimes there have been issues about how the sample is maintained, but that's a matter of further detail. अब वो जब जाता है तो उसमें से पहले ए सैंपल टेस्ट होता है. ए सैंपल टेस्ट होने का मतलब हुआ कि ए सैंपल में अगर कुछ भी पॉजिटिव आया तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा. नोटिफिकेशन में आपको 3 ऑप्शंस, ब्रॉडली स्पीकिंग 3 ऑप्शन होते हैं जो एथलीट को ध्यान रखने हैं. नंबर 1 कि आप बी सैंपल टेस्ट कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते. अगर आप बी सैंपल टेस्ट कराना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन बी ऑल्सो प्रेजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्टिंग सिचुएशन. So that is possible. Tanish, your voice is breaking. Yeah. Can't be heard clearly. Yeah. So, just a second, I'm told my voice is breaking. Just a second, let me just see if we can get that organized. I can do from here. So I believe it's okay on Instagram. That's the messages I'm getting. So okay, I'll just go ahead and see whether we can just get this on. Okay, so you can I'll just try and move closer to the computer. बी सैंपल के लिए आप मांग सकते हैं और वहां पर आप प्रेजेंट भी हो सकते हैं बी सैंपल के टेस्ट के लिए. इस डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी टेस्टिंग के लिए, लैबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपकी किस तरह से टेस्टिंग हुई. दूसरा पॉइंट आता है प्रोविजनल सस्पेंशन. प्रोविजनल सस्पेंशन
स्पेसिफाइड सब्सटेंस का अगर एलिगेशन है तो ऑप्शनल होता है, और अगर नॉन स्पेसिफाइड सब्सटेंस का है तो मैंडेटरी होता है। तो प्रोविजनल सस्पेंशन का इशू ये आता है कि अगर आपके पास ऑप्शनल है, प्रोविजनल सस्पेंशन एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रोविजनल सस्पेंशन एक्सेप्ट करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको बाद में मिलेगा कि अगर आपको कोई सैंक्शन होता है, से 6 महीने बाद सैंक्शन होता है, तो वो 6 महीने बाद में आपको अगर 2 महीने का प्रोविजनल सस्पेंशन है या 6 महीने का, 4 या 6 महीने का है, वो सारा पीरियड आपके लिए क्रेडिट किया जाएगा, आपके सैंक्शन में उसका रिडक्शन। तो ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल होती है उस समय कि हम प्रोविजनल सस्पेंशन एक्सेप्ट करें कि ना करें। तीसरा पॉइंट, अगर आप समझते हैं कि ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट या कोई मेडिसिन से आ रहा है और आपको ये पता है कि इधर से आया है, तो आप अपना ऑफेंस एडमिट कर सकते हैं, लेकिन एडमिट कर को फुल सैंक्शन दिया जाए। आप एडमिट कर सकते हैं, बट आप कह सकते हैं कि जो मेरे को सैंक्शन के लिए मुझे हियरिंग चाहिए, क्योंकि मैं वहां बताता हूं कि भाई हमने ये सब्सटेंस केयरलेसली नहीं लिया, कुछ गलती से आया है, किस वजह से आया है। सो अगर आप अर्ली एडमिशन करते हैं कि आपके पास जब आया नोटिफिकेशन तो आपको अंदाजा हुआ कि ये चीज इस पर्टिकुलर सोर्स से आई है, तो जल्दी एडमिशन का एडवांटेज होता है, बाद में सैंक्शन में हमें बेनिफिट मिल जाता है। So these are the few things you need to take care when a notification comes to you. Now, assuming you admit it, or assuming that a B sample is tested and it also returns a positive result for a prohibited substance, then what happens? Then you will be given an option for a hearing, and the hearing usually is before the anti-doping disciplinary body, which sits at NADA premises. वहां पर आप अपना केस पुट कर सकते हैं पूरे एविडेंस के साथ, with full documents. You can take your lawyer if you want, or you can take a representative or any person who is willing to assist you. Now, here you have the opportunity to tell the disciplinary panel that yes, the substance is coming from this particular source. That is very important to tell. And it has not come because of my cheating, but it has come because I have been negligent in this regard, or I have been partly negligent in this regard. So once the disciplinary panel hears you, there are various sanctions which can be given. For specified substances, sometimes, mostly the benchmark sanction is about 2 years. For a non-specified substance, the benchmark is about 4 years. And for a second offense, the benchmark is about 8 years. Now, what is very critical for your defense, now we are talking about your defense, is the reduction or elimination of the sanction. So let us take an example, जहां आपके पास एक कफ सिरप का ट्रिब्यूटलिन का एग्जांपल लेते हैं, वो स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस है, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, अथॉरिटी ने बोला कि 2 साल का आपके ऊपर लगेगा कायदे से। अब आप बताइए कि इसमें रिडक्शन या एलिमिनेशन इसका हो सकता है कि नहीं। तो दो क्लॉजेस हैं रूल्स के, 10.4 एंड 10.5, जो नो फॉल्ट नो नेग्लिजेंस और नो सिग्निफिकेंट फॉल्ट और नेग्लिजेंस की बात करते हैं। इसमें आपको एविडेंस के साथ प्रूव करना पड़ता है कि मेरा डिग्री ऑफ फॉल्ट कितना है, किस वजह से आया, कहां से आया, डॉक्टर ने दिया, मैंने ध्यान दिया कि नहीं दिया, और ये सारे पॉइंट्स प्रूव करने पड़ते हैं। और उसका असेसमेंट करने के बाद आप कितना रिड्यूस हो सकता है, 0 तक रिटर्निंग दी जा सकती है, 1 साल 6 महीने। सो that is something which needs to be argued
बिफोर द डिसिप्लिनरी पैनल। डिसिप्लिनरी पैनल के बाद जो उनका एक रिजल्ट आता है, उसके बाद एक अपील का प्रोविजन है, जिसमें अपील पैनल है जो भी नाडा के प्रेमिसेस पे ही बैठते हैं। और अगर अपील पैनल से की भी डिसीजन से आप खुश नहीं हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट, जिसको कैस कहते हैं, जो स्विट्जरलैंड में लॉसान में बैठते हैं, वहां पर आप उसको दाखिल कर सकते हैं। उसकी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अलाउ होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आर्ग्यूमेंट। कुछ खर्चे होते हैं, उसका कुछ प्रोसीजर होता है, और वो एक डिटेल की बात है। और प्रोसीजर होता है, अगर आपके ऊपर एक एलिगेशन has been made on you, and therefore this is how you have to defend it. I think we'll do a quick stop here because it's about 11:37, and I think let us try and see if we can take some questions. I'm just trying to go through what's been coming to me, and so there is so I hope I'm sorry if the line has not been very clear. There's obviously some kind of an internet problem, but let me see if we can take some questions. So एक अजीत का एक क्वेश्चन आ रहा है कि what about medicines and supplements taken before the game or before the collection? So the answer to that is very clear, Ajit. The answer is that you have to declare all that in the doping control. And if you may not know it about it, it doesn't matter. But the issue is that if you have, first of all, the medicine ought not to be taken without any supervision. Ideally, your sports doctors are the best suited to tell you whether the medicine, or if that is not possible, please, as I said earlier in this session, please disclose it, check with it, drop an email, check with some apps, or in any event, please disclose it on your DCF. Because if you are not cheating, very important, if you are not cheating, then you should not have any issue about disclosing whatever you are having. If you are trying to hide something, certainly, and that's exactly how the law operates on this issue. So if you disclose or if you clarify fully, then clearly you are not cheating, because you don't have that intent to cheat. The issue is that you don't have an intent to cheat, but you have been a victim of carelessness, of not fully negligent, of a system which may not function very well. So there is it. I agree with you. It is not possible for anybody to know कि इसमें क्या फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस है, क्या है। हम जब दवाई खरीदने जाते भी हैं तो उसमें क्या सॉल्ट है, ये सब हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहूंगा, जो डिफरेंस है, और जिस तरह से पैनल्स भी इस चीज को लेते हैं, कि जो नॉर्मल इंसान है, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी ड्यूटी और स्पोर्ट्स पर्सन की ड्यूटी में बहुत फर्क है। सो उस स्पोर्ट्स पर्सन की ड्यूटी बहुत हाई आती है, क्योंकि आप कंपीट कर रहे हैं। इसलिए आप कंपीट करने के लिए जो एंटी डोपिंग का सिस्टम है, दैट इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट थ्रू एनी मेथड no prohibited substance should be in your body. So that the medicine issue is a very important issue. We've had situations where athletes have been using cosmetics which had substances which get into your bloodstream, and they cause certain they are prohibited substances. We've had issues like that. It has been very difficult to prove, but these details are not somebody's asking me as to how long it remains in your body. I'm not in a position, I'm a lawyer. I cases of athletes, particularly, then we rely on taking expert medical advice, and because I have, we can advise you on the law, we can't advise you on the substance. Toll-free helpline. So to see, my suggestion to you is that some federations may have a toll-free helpline, or at best you have a system for an athlete where there's a coach, there's a camp in which you're in, there's a
talking to. If you do not know those numbers, please take those numbers. You have to be supervised in this situation. And please, there have been lots of situations where, and this is not blaming anybody but in particular, but a lot of athletes have come to us and said, अरे कोच ने हमें दिया, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको मना कैसे कर सकते हैं, कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो कोच गाइडेड डोपिंग भी होती है, और हमें ये एथलीट से खुद पता चलता है। जब आते हैं एथलीट से हम बात करते हैं तो बताते हैं, लेकिन उस चीज का देखिए, आप ही खुद इलाज हैं, आपको चौकस रहना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ यू थिंक यू आर बीइंग pushed by a coach, please take care. There are systems of support which are available within your federation or within your ecosystem. आप उनका भरोसा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बाद में कहना कि हमें कोच ने दिया था और हमें इसका पता नहीं था, ये सब डिफेंस में ये सब चीजें। सो कोच की लायबिलिटी, एथलीट सपोर्ट पर्सनल की लायबिलिटी भी बनती है एक तरह से। बहुत सारे केसेस नहीं आए हैं इस तरह के, लेकिन कोचेस की लायबिलिटी कश्यप हमसे पूछ रही हैं, तो वो बनती है। एक बीसीसीआई की एंटी डोपिंग रेजिम के बारे में कुछ अभी डिटेल किसी ने पूछा है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। बीसीसीआई इज आल्सो नाउ विद इन द एंटी डोपिंग रेजिम, बट दैट्स अ सेपरेट इशू. This is a much more general talk. So yes, you're right, the prohibited list can be downloaded, and I would suggest that all of you, all sports persons, should keep it. Do also check out, there are various websites which are there. There is also we had once I was contributing in this initiative, sports law handbook, which is there for athletes, that was issued by SLPC and Go Sports, and that I think is available on Sports Live website. आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें ये सब जो स्टेप्स मैंने बताए हैं काफी अच्छी तरह से डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेड हैं। ये आपकी अवेयरनेस, और इट्स ओनली एन अटेम्प्ट टू हेल्प यू go through this. I'm just trying to see Aditya's question: what are the legitimate chances that an athlete gets his or her sentence reduced despite proving that a positive test may have emerged due to a tainted supplement? Well, Aditya, let me try and answer you. Now, when you are actually accused of having a prohibited substance, as I said, the step number one is that you have to prove where the substance came from. Now, there are numerous difficulties in that issue. You see, there's a system. Where do you take a substance that you have been taken? So, for example, a nutritional supplement, where do you get it tested that it is contaminated? We've had situations where once pushed, the authorities itself took upon themselves to test the particular substance. I am not going into specific cases because of confidentiality of athletes, but if you are able to ultimately that this is a substance that you had, this substance is there, it is contaminated or tainted, and I had no way of knowing it that it would be contaminated. Now, how do you prove that? You prove that by simply trying to show that this substance, there's nothing on the internet internationally to show that this substance is wrong. Knowledge or checking on the internet is a very important issue. We have had cases where CAS in certain awards has said that if you had the knowledge of being how to go on the internet, then you ought to have checked, and did check. Once you would check, you will realize that this substance has been known to be tainted. So मेरी सिंपल सजेशन ये रहेगा कि आप इंटरनेट का माध्यम से जरूर चेक करना जरूरी है। और ये सो there's a very important question आदित्य पूछ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट लॉ है कोई एंटी डोपिंग पे? Well, unfortunately or fortunately, Aditya, this is how it is. This is the strict liability system. It's an international system to which we subscribe to.
A lot of athletes which may not have cheated may also get sanctioned. I understand that. But the logic for it is that in the larger scheme of things, we are hopefully prevent doping. You see, as a lawyer, I have defended a lot. When an athlete comes to us, we normally question them, find out if there's any possibility that they cheated. Only then we do try and take up a case, typically of a case of carelessness or somebody inadvertent, what we call inadvertent doping. So inadvertent अगर किसी से हो गई हो, गलती से कुछ हो गई हो, उसका पहलू हमें रखना पड़ेगा अथॉरिटी के सामने, जैसे कि हमें एक डाइल्यूटेड सेंटेंस या सैंक्शन मिल जाए. एक क्वेश्चन आया है कि इंडियन अपील पैनल के बाद पिटिशन कैस में नहीं फाइल कर सकते. नहीं, जरूर कर सकते हैं. कैस में हमने बहुत सारे केसेस फाइट किए हैं. डिफिकल्टी है कैस में, और आप कैस का बहुत अथॉरिटीज हैं, कैस की डिफिकल्टी है, लेकिन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मांग सकते हैं. और कुछ कॉस्ट लगती हैं. अगर आप कॉस्ट नहीं दे सकते कैस की, तो उसके लिए भी आप एक लीगल एड मांग सकते हैं कैस से. ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप अपील पैनल में इंडिया में अगर आप जीत भी गए, तो हो सकता है वाडा या नाडा उस चीज को कैस में अपील के लिए ले जाए. तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप पहले रंग पे डिसिप्लिनरी पैनल में और अपील पैनल पे जीत गए तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई खत्म हो गई. वो वाडा काफी केसेस में ऊपर ले जाती है और वो कैस में फिर आपको लड़ना पड़ता नहीं. लेकिन आप वहां पर लीगल एड मांग सकते हैं, जैसे आपको कॉस्ट कम लगे, प्लस आप यहाँ पर अपने कोई वकील या किसी रिप्रेजेंटेटिव एक वीडियो कॉन्फ्रेंस. अब देखिए, इसमें अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी इतने टाइम में तो सारी हम डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ये इनिशिएटिव कर रही है, दैट इज इनक्रेडिबल. I think we all have been talking about it. I think it's incredible that we are utilizing this time when everybody is at home, stranded, you are not being able to train. I think it's important that you must spend this time to educate yourself a lot more on this issue. एक किसी ने पैरा स्पोर्ट्स का पूछा है, तो पैरा, हाँ जी, मैंने एक वर्कशॉप भी की थी पैरालंपियंस के साथ. तो पैरालंपिक्स में भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस सेम है, और इसका जो रजीम है वो सेम है, कोई सेपरेट रजीम नहीं है. और तो हम उसी तरह से उसका देखते हैं. पैरालंपियंस की थोड़ी मेडिकल इश्यूज ज्यादा आते हैं, और मेडिकल इश्यूज को फिर उनको सुपरविजन में मैनेज करना पड़ना जरूरी है. किसी का क्वेश्चन आया है, राजा's question, what is the recommendation to athletes as concerned? See, we don't have any certification system of Raja of any supplements. There is no brand or stamp on a supplement saying that it is certified to be dope free, although a lot of private companies do that, but that is not authentic because this is all a private system. There's no system where the government is giving you a certification. I believe there was some initiative by NADA to talk to the FSS and see if some supplements could be certified. I'm not sure how to what extent has that been implemented. But my suggestion to you on supplements is that it should be very careful. Check on the internet, check with your coach, check with colleagues, don't be misled, and check with your sports nutritionist. That's very important. अगर आपका एक्सेस है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का, इंडिया में अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की फील्ड काफी बढ़ चुकी है, और ये जरूरी है. ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आया है रुशाली पटेल का कि why can't the concept of doping, anti-doping be introduced in the syllabus of MBBS students? I think it's a very, very, very good idea. ये जरूर डॉक्टर्स को जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में स्पेसिफिकली नहीं जा रहे, उनको भी at the MBBS level they should be told that if you're dealing with the case of a sports person, this is the precaution that you need to take. Duty of the player, yes, there is the duty of the, unfortunately that's how the system is. So you all have to push and encourage your ecosystem to help you. Federations somehow tend to
not help the athlete once the athlete, he or she, is found positive. But I would encourage federations not to drop alleged athlete like a hot cake, but but to counsel them. We have on many platforms, I have said there has to be some counseling mechanism in the federation where somebody, a doctor or a nutritionist, has to speak to you once you get the notification and understand what is your stand on that particular prohibition. ये बिल्कुल जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया आप फुल्ली गिल्टी हैं, ये मेरे ख्याल से गलत बात है. जरूर जो एथलीट चीट करते हैं उनको वो गलत है, लेकिन जो एथलीट नहीं चीट करते और से उनके पास प्रॉब्लम मन में फंस गए हैं, उनको जरूर काउंसलिंग या हेल्प की जरूरत है. ये चीज हम अपने लॉयर लेवल पर जब हम डिफेंड कर रहे हैं तब नहीं कर सकते. ये एक स्टेज पहले फेडरेशन लेवल पे या कोई काउंसलिंग सिस्टम के लेवल पे या कोई बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस आजकल हैं जो एथलीट्स को चैरिटेबली हेल्प कर रही हैं, उनके थ्रू आप मदद जरूर लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टीयूई का मैंने बताया, रविंद्र पूछ रहे हैं टीयूई के बारे में कि इज इट इनफ वंस. सो रविंद्र, टीयूई इज अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस. इट इज नॉट enough for different diseases or different medicines. It has a certain you have to show that you can't do without that particular medicine, and it is very important for you to have that medicine, and there is no other alternative. That medicine may not help you in the enhancement of your performance in that particular sport. So ये सब requirements होती हैं TUE की. इस छोटे से सेशन में इतना सब डिटेल नहीं कर सकते, but certainly it is not a blanket TUE you can get for all medicines. There's no question about it. और मैं प्रश्न देख रहा हूं, अगर do athletes under a certain age have the right to be accompanied by the coach guardian? Yes, that's a very important question. Now minors का थोड़ा सा situation under this regime, and certainly if they are minors they'll be accompanied by the guardian or coach. We've had cases now, since sports is getting younger, we have cases of minors being accused or found with some prohibited substance, and it is important that they, at the time of the testing, at the time of the collection process, they have been accompanied by the coach. And see, there have been a lot of issues on that the DCO, when the DCO goes, the DCO does not tell you, it just somehow pushes the athlete to write on the DCF, on the doping control form, whatever the DCO is telling. So इसमें आप, जैसे मैंने पहले सेशन में बोला, बहुत ध्यान रखना है. और इसका तो नाडा अपने DCOs को, आई एम श्योर नाडा ध्यान रखती है कि DCOs पूरी तरह से अपना जॉब करें. उसको स्पोर्ट्स और खेल में, जेन्युइन एथलीट को स्पोर्ट्स और खेल में इंटरेस्ट है, वो उस समय उसको टेक्निकलिटी ऑफ अ डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस नहीं पता. तो एथलीट को प्रिज्यूम्ड चीट ना समझें. हम एथलीट को एक एम्पैथी के साथ डील करें और टेस्टिंग प्रोसेस स्ट्रिक्टली करें, और लेकिन अज्यूम ना करें कि एथलीट चीट कर रहा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द कलेक्शन प्रोसेस यू डोंट नो इफ द एथलीट इज चीटिंग और नॉट चीटिंग. You must therefore guide the athlete in the best path possible. The athlete must be told at all possible points of time. और I'm just trying to browse through more questions. Caffeine and alcohol का शुभ हम पूछ रहे हैं. Caffeine and alcohol. So in some situations you go through the prohibited list. Also, I wanted to point out on this question that in India we take a lot of these Ayurvedic medicines. So there's nothing wrong per se in that, but उसमें कई सारे elements हो सकते हैं जो आपको prohibited substance की लिस्ट में ले आए. तो आप ये मत सोचिए कि आप गांव में हैं और आपको
कुछ चीज पिला रहा है, कोई घुट्टी है या कुछ है, तो ऐसा ना हो कि भाई आप सोचते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। केसेस आए हैं ऐसे जहां पर किसी दर्द है, आप गांव में आप रेसलर है या कुछ है और दर्द है, वो किसी ने कुछ पिलाया आपको कह के कि देसी इलाज है, तो ये देसी इलाज जरूर फायदा करता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन ये डोपिंग, एंटी डोपिंग रेजीम में आपको फंसा सकता है। तो ये आप प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। वी हैव अ कपल ऑफ एंड आई जस्ट इफ yeah, I'm getting questions about doping lists. Please check that on the NADA and WADA website. Whereabouts is also a technique, is also explained on the website, and you have forms there. And please, it is important that all of you is are make yourselves aware as possible. There are many articles on various websites. अपने को जितना इन्फॉर्म्ड और अवेयर और चुस्त रखेंगे, चौकस रखेंगे, उतना ही आप नहीं होंगे। और खैर, जैसे मैंने शुरू में कहा, करते हैं कॉन्शियसली चीट करते हैं, तो ये तो कोई भी एडवाइस आपके लिए वैलिड नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। Our attempt is to make sports extremely clean. You must play fair, and there are no two doubts. And when we defend athletes, we also tell them that each athlete should go and be an ambassador for the sport, should go and tell other colleagues and athletes कि ये चीज misguided या कोई pressure में आपको नहीं लेनी चाहिए. And I think it is important that we make our country completely our country sports dope free. This is a great opportunity. और अपने जो इकोसिस्टम है, एथलीट कुलीग और एथलीट कोच और एथलीट सपोर्ट सिस्टम बहुत क्रिटिकल होता है। एथलीट के दोस्त जो उनको मदद करते हैं, जो खेल मित्र होते हैं, वो भी बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो उनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हमने अपने अनुभव में देखा है, वी हैव सीन इन आवर एक्सपीरियंस that it is very important for those people to make sure that you get a right मेडिसिन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेडिसिन का इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन का कि आप दवाई जरा ध्यान से लें, क्योंकि दवाई पे, और जरूर अपने डॉक्टर को सबसे पहली चीज बोलें कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और लिखवा दें प्रिस्क्रिप्शन पे कि आपने इन्फॉर्म कर दिया है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। क्योंकि बाद में ही आता है क्वेश्चन जब आप डिफेंस में होते हैं कि भाई आपने अपने डॉक्टर को बताया कि नहीं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो आपकी जो डिलीजेंस है, your own diligence is proved once the prescription denotes that. I think we just have about a minute left before we end up, and I must thank everybody who has joined in. This is literally my first virtual live session, so forgive me if things haven't worked out well. Lots of Sports Authority team and the Government of India for talk to you.